सो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम जो अपना यूपी पीसीएस का एग्जाम है प्री का, अक्टूबर में है, ठीक है, उसके बारे में जो पीवाई क्यूज है उसकी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सिंपल ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन है मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लॉजिकली आंसर पे पहुंचना है, किन क्वेश्चन को छोड़ना है, और इसमें जो करंट के पूछे गए हैं उसके बेस पे हमें जो अपनी घटना चक्र आएगी करंट की वो कैसे तैयार करना है। सब कुछ इसी सीरीज से कवर हो जाएगा आपका। अभी जुलाई है, इसके बाद अगस्त सितंबर, आप देखना अब से शुरू करके रेगुलर फॉलो करना। 30 सितंबर तक आप लॉजिकली बहुत आगे हो जाएंगे बाकी सबसे। कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन होते हैं। होता क्या है, इसको एलिमिनेट कर दोगे, आप इसको कर दोगे, इन दोनों में से आप एक मार के आते हो ये वाला, और सही निकलता है ये वाला, ठीक है, ये सही निकलता है घर पे आके वहां मार के आते हो ये, जबकि आप कंफ्यूज इसमें ही थे। तो ये कैसे होगा, ऐसा एक दो में नहीं, 10 क्वेश्चन से ज्यादा में होता है। और मैं एक चीज और बताऊं आपको, 100 क्वेश्चन अगर आपके सिलेक्शन के लिए चाहिए तो 90 पे जो अच्छे से पढ़ के गया है इस बेसिक, वो पहुंच जाता है। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्रॉस करना मुश्किल है, उसमें ही गलती होती है। और गलती कैसी होती है, ये वाली, जब एग्जाम दे के आते हो घर पे देखते हो तो यही लगता है कि यार ये वाला टफ टफ क्वेश्चन तो हमने सही कर लिए, लेकिन जो इजी थे वो हम गलत करके आ गए, या फिर कुछ लॉजिक नहीं लगा के आए, गलत चूज करके आ गए इन दोनों में से। तो ये आपको बाहर करते हैं। तो इस वीडियो से आप देखना, आपके अंदर वो जो एक इंट्यूजन होता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं उनके अंदर इंट्यूजन होता है कि वो 4 ऑप्शन में से उन्हें फीलिंग आती है कि ये सही होगा, और वो जनरली सही होता है। लेकिन 90% लोगों के साथ वो इंट्यूजन उनमें नहीं होता। तो क्या हम इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। उनमें भी ऐसे ही कल्टीवेट हुआ है, लेकिन उनका क्या है, अननोइंगली उन्हें सही चीज़ें उन्हें पढ़ने को मिल गई, वैसे उनकी टीचिंग रही या फिर जो भी उनकी स्कूलिंग वगैरह थी, तो उससे वो इंट्यूजन आ गया। आप में भी आएगा, अभी आप देखना। तो इक्वालिटी पे हम लेके आएंगे आपको। अगर वो 10 क्वेश्चन में से 8 सही करेंगे तो आप 8 से 9 करके आओगे लॉजिकली बेस पे, ठीक है, ये मेरी आपको गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखना। पहले क्वेश्चन में है कि रोग एडिक्ट पूछा है अशोका का, नंबर है ऑप्शन में। आपको क्या करना है, जब नंबर पूछे जैसे 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला छोड़ देना है, बच्चे दो, इनमें टिक मारना है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने बस इस क्वेश्चन को देख के बना दिया, ये पीछे जब हम जाएंगे पिछले 20 के 21 के और पहले पेपर में जाएंगे, 6 7, अभी 24 वाले में भी जाएंगे, 23 में भी जाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वेल इंट्यूजन है, एग्जामिनर ने बहुत सोच समझ के पेपर बनाया है। अच्छा एक चीज और बताऊं, जो मॉक्स का धंधा है ना, उसमें क्या है, वो आउटसोर्स करते हैं। जो भी अपने पेड सीरीज लेके आता है वो आउटसोर्स करता है काम किसी और को, कि भाई मुझे 100 क्वेश्चन बना के दो, वो 100 क्वेश्चन बना के देगा। अब एक आदमी ने बनाए 100 क्वेश्चन, तो कुछ लॉजिकली तो बनाए नहीं होंगे। चलो क्वेश्चन फिर भी उसने रेलिवेंट रखे, तो ऑप्शन वो लॉजिकल नहीं रखेगा। तो आपके जो लॉजिक, जो एक सोचने का तरीका है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। और एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन आते हैं, भाई वो तो सोच समझ के बनाए गए हैं, वहां पे आप गलती करके आते हो उनकी वजह से। तो मॉक्स कम से कम देने हैं, पीवाई क्यूज ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, लॉजिकली प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे नहीं पढ़ के कि बस इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि मुझे ये नहीं आता तो इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, ऑप्शन से निकालो, फटाफट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पे आते हैं, देखिए सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 13 है, 13 छोड़ दो। सबसे छोटा 2 नंबर का ये छोड़ दो। बचा कौन सा, ए या सी, इन दोनों में से कोई एक मार दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा ए ही मारना, ठीक है, आपको एडवांटेज रहेगा इसमें। कैसे, वो धीरे धीरे जब आप ग्रेजुअली एडवांस करेंगे, आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ए के लिए बोल रहा हूँ, कहीं कहीं मैं सी के लिए बोलूंगा, लेकिन उस क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट होगा। अब मुझे तो पता है इसका पैटर्न क्या है, वो भी आपको धीरे धीरे दिमाग में आपके सेट हो जाएगा, ठीक। अगला, इनमें से कौन सा यूपी में स्टैब्लिश हुआ था 1975 में, ये देखिए। एग्जामिनर क्या करता है, 3 चीजें चेक करता है आपकी। पहला, आपका स्टैटिक कितना अच्छा है, स्टैटिक मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या वो आपको क्लैरिटी से आते हैं, तो उस पर वो आपको एकदम फैक्चुअल पूछेगा, ताकि आप उसमें गलती अगर करोगे तो इसका मतलब आपको नहीं आता। दूसरा, वो पूछेगा लॉजिकल, कि ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन बना दो, उसमें ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन रख दो जिससे वो लॉजिकली आराम से कर ले। तो चलिए धीरे धीरे हम इसको डेवलप करेंगे। देखिए यूपी में कब बना, 1975 में। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी है, आपको क्या करना है, चंबल कहाँ पे है, राजस्थान, एमपी, यहाँ फ्लो करती है रिवर, यमुना में मिलती है, तो चंबल क्यों होगा। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, छोड़ दो इसको, नहीं होगा। ऑप्शन बचा किशनपुर, कतरनी घाट, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे नॉलेज की डिमांड कर रहा है, 2 में फंस रहे हो, ए मार के आओ।
ठीक है, ए मार के आना है। मैं समझाऊंगा कि ए और डी में जब आए तो आपको क्या मानना है, ए और सी में जब फंसो तब क्या मानना है, आप देखना। अगला क्वेश्चन है ये एसेंचर का क्या ना, वर्ल्ड वाइड आईटी ब्रांड की कोई लिस्ट थी 2022 की, इन्होंने पूछी हुई थी। तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो घटना चक्र आएगी उसमें से अगर ऐसा कुछ करंट अफेयर मिलता है उसको हम अच्छे से याद करेंगे और इस तरीके से याद करेंगे कि किसकी रैंकिंग क्या थी, क्योंकि उसने ऐसा पूछा है। लॉजिकली है, इस पर ज़्यादा एलेबोरेशन नहीं करनी है क्योंकि ये उस टाइम करंट का था। आपको एडवांटेज नहीं रहेगा अगर मैं डिस्कस भी करूंगा तो, ठीक है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। हम अभी जो दृष्टि वो सॉरी अपना ई दृष्टि के नाम से ही आती है घटना चक्र की, उससे डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर कहीं से मत पढ़ना, वहां से बन जाते हैं 30-35 क्वेश्चन वहां से आएंगे तो 30+ आपके बन जाएंगे। अगला है मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज। ठीक है, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सन से ड्राइव एनर्जी नहीं है। तो विंड एनर्जी, अब विंड कैसे चलती है, देखिए धूप आई, हाई टेम्परेचर हुआ तो इसका उल्टा होता है प्रेशर, लो प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन गया कि कहीं पे क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हवा चलती है हाई से लो, तो ये किसकी वजह से चल रही है, सन की वजह से ही चल रही है। तो ये भी नहीं। जियो थर्मल, थर्मल मतलब हीट, हीट मतलब सन, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसने पूछा कि कौन सा इससे एनर्जी ड्राइव करते हैं, तो ये तो करते हैं। बायोमास एनर्जी भी सन से ही ड्राइव होती है क्योंकि उसमें जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन, वो हीट से ही होती हैं, जब उसको हीट मिलती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट मिलती है। तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, न्यूक्लियर एनर्जी। लॉजिकली आपको बताऊं तो ओड वन आउट है, मारो इसको सही से। ठीक है, अगला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए आपको एनवायरमेंट कैसे तैयार करना है, एक तरफ ग्लोबल लेवल पे, इंडियन लेवल पे। ग्लोबल में क्या हुआ, 1971 में वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ठीक है, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये क्या किया इसके बाद इन्होंने, इसके बाद लिमिट टू ग्रोथ वगैरह का कॉन्सेप्ट उस टाइम चल रहा था। और आगे 1987 में ब्रूटलैंड कमीशन बनाते हैं जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी। एक्चुअली आपसे पूछा जाता है 1987 वाली, ये न्यूजीलैंड की शायद पीएम थी, ब्रूटलैंड इनके नाम से ही था। उसके बाद क्या करेंगे, 1990s में आ जाएंगे, 92 में ये आ जाएंगे रियो में। रियो की 3 बहनें हैं, सिस्टर है। पहली है UNFCCC, अगली है CBD हुई कन्वेंशन, तीसरी हुई UNCCD। फिर इनकी सबमिट चलती रहती है, इसकी 2 साल में होती है, इसकी 2 साल में होती है, इसकी 1 साल में होती है। तो चीज़ें ऐसी एडवांस हो रही हैं, जैसे पेरिस अभी दुबई में हुई सबमिट। तो ये सब UNFCCC का एडवांसमेंट है, CBD का अलग है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, और UNCCD। ठीक, तो इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया देखिए कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं है, सब को रिलेशन में है। 1971 की सबमिट ऐड करके आया तो 1972 में हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ गए हम, प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए। देखिए वैसे ही चल रहा है। 1974 में एक एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, शायद हवा पानी हाँ ठीक है, एयर से रिलेटेड लेके आए हम। फिर 1980s में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आए, 1981 में एक्ट लेके आए वाटर से रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन वाला। ठीक है, फिर 1986 में हमने मिनिस्ट्री बना दी इसके लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। ठीक है, ऐसे चल रहा है। 1992 में देखिए यहाँ सबमिट हुई थी ये रियो, तो हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया। फिर ये जो CBD थी, CBD 2002 में हम इसी के बेस पे लेके आए, कौन सा अपना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो चीज़ें ऐसे चल रही है, ऐसे मैं आपको अकॉर्डिंगली कराते चलूंगा। ये बस आपको एक ग्लिम्स दिया कि भाई कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का पास हुआ, इजी है, सीधे मारो 1986, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो आपको स्पेसिफिक चेक करना चाह रहा है कि आपको ये पता है नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। ये है 6th गोल्ड मेडल मैन 200 मीटर की रेस में बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट में मिला, कहाँ पे, कोपेनहेगन में। तो अप्रैल 2022 की कोपेनहेगन की समिट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको हमें यहाँ पे फोकस करना है करंट अफेयर में कि किसको गोल्ड मेडल मिला है, कौन सा इंडियन है, फर्स्ट है, सेकंड है, क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जब करंट पढ़ेंगे तो इसको दिमाग में रख के पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है निकालना। चलिए इसमें देखते हैं, 10 नंबर का है। ये पहली चीज तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या पूछ लिया एकदम हिस्ट्री का। ये एक्चुअल में PYQ जब आप 2006 से उसके बाद से करेंगे, रिपीट कम से कम 4 बार आया है ये क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको पहले से करा के आता इस टाइम तक यहाँ तक, तो आप इसको देखते ही टिक मार देते।
लेकिन क्योंकि हम अब आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको धीरे धीरे जब 2008 के 7 के वो क्वेश्चन लगेंगे तो वो हलवा लगेंगे सब। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। तो चलिए इनमें क्या सोचना है हमें। मैं आपको पहली चीज बताऊं, 1 2 3 4 ABCD, तो वो ऐसे ऐसे तो आपको अरेंज नहीं करवाएगा कभी भी, कंफर्म है। यहाँ से अरेंजमेंट नहीं होगा सीधा सीधा। तो वो क्या करेगा, आपको क्रॉस मैच कराता है कि ABCD इसका ये ऐसे लगभग, कि सीधे सीधे वो जनरली नहीं कराता। तो इसमें डायरेक्ट अरेंज कर रखा है 1 2 3 4, एलिमिनेट कर दो इसको, टेंशन नहीं लेनी। ठीक, अब ये कॉमन थे इसमें 1 1 और इसमें 2 2, तो 1 1 वाला तो एलिमिनेट हो गया, तो इस वाले को भी एलिमिनेट कर दो। ठीक है, बचा अपना 2 2 वाला कॉमन A और D। इसमें आपको लॉजिक लगाना है, याद आए तो ठीक है, नहीं तो ये मार दो, यही मारना है, यही लग रहा है सब में। ठीक है, तो मेरा मेन मोटो ये है कि ये तो आपको देखिए हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, लेकिन फिर भी मैंने आपको सोचना बताया कि इन ऑप्शन पे भी कैसे सोचना है। ये तो आपको आता था, सपोज कोई नहीं आएगा तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेंगे। अब देखिए ये यूपी का बजट है, उसने एकदम स्पेसिफिक नंबर पूछे हैं। क्यों पूछे हैं? क्योंकि वो जानना चाहता है कि भाई आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस का दे रहे हो, तो आपका उसका बजट एटलीस्ट पता है कि कितना बजट है। सीधा बजट पूछा है, और बजट में स्कीम कितने की लॉन्च की है वो भी पूछा है। ठीक है, तो आपको ये चीज एज इट इज याद रखनी है। तो आपने बस जो इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है, यूपी से रिलेटेड है, वो मैं आपको विद वीडियो बताते चलूंगा, आप इजीली इसको कवर कर लेंगे। लेकिन जैसे इकोनॉमी का पार्ट है उसमें आपको बजट और इस बार की जो स्कीम्स है उसका अलॉटमेंट पता होना चाहिए, कोई भी कमीशन हो पूछता है। ठीक है, अगला है अपना 8th। ठीक है, 8th में क्या है, यूपी जूट असम वीट, इसमें पूछा है कौन सा करेक्टली मैच है। तो मैंने आपसे बोला कि वो क्रॉस मैच कराता है, कि असम इंटरचेंज कर दिया उसने, वो क्या करेगा, स्मार्ट प्ले करेगा कि आप कंफ्यूज करेगा, असम का इससे कर देगा, इससे इससे। तो ये क्या इंटरचेंज कर रखा है उसने, एलिमिनेट कर दो दोनों को। ऑप्शन बचा गुजरात में चाय होती है, भाई चाय होती है पहाड़ पे, गुजरात में इतने बड़े पहाड़ नहीं है, डी मारो इस पे। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना सीखना है। अगला क्वेश्चन है डीडीटी। डीडीटी का है, अब देखिए डीडीटी क्या है, एक नेगेटिव दवाइयाँ थी जिससे वल्चर भी इफेक्ट हुए काफ़ी। तो आपने क्या करना है, ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन में है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, इसमें बायोकेमिकल, इसमें नॉन पोल्यूटेंट, इसमें बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो ये बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल कॉमन है, बाकी सबको एलिमिनेट मारो। अब इन दोनों में से आपका एक आंसर है। बायोडिग्रेडेबल इसमें भी है, इसमें भी है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड ना हो, घटके ना हो, तो ये नेगेटिव आ रहा है, क्वेश्चन की टोन भी नेगेटिव है, आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पूछी हुई है किसी धार्मिक ग्रुप से। तो पहली चीज देखते ही निकालना है, हिंदू तो 80% है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये गांव में भी है शहर में भी है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इनका कोई मतलब नहीं है। अगला अगर आपको और लेस थोड़ा सा लगे तो क्रिश्चियन भी भाई नहीं हो सकते, जनरली नहीं होंगे, उसके अलग अलग रीजन है, मैं आपको सेंसस में समझाऊंगा। लेकिन फिर भी आप हिंदू क्रिश्चियन इसमें से एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि क्रिश्चियन गांव में भी है, साउथ में देखो बहुत गांव में है। ठीक है, मेन क्या है, बुद्ध और जैन में आप फंसेंगे कि भाई बुद्ध है या जैन है। तो आपको एक चीज सोचनी है कि अर्बन पॉपुलेशन, जैन है कौन, जैन है मेनली ट्रेडर्स, व्यापारी, बिजनेसमैन, बनिया क्लास। तो ये कहाँ रहती है, अर्बन सिटी में अच्छा ट्रेड फ्लरिश होता है, तो शहर में रहेंगे कौन, जैन। बस आप जहां फंसे उससे एक लेवल जाके कुछ सोचना है और सोच के टिक मारना है। देखिए 50-50 तक तो मैं आपको वैसे ही ले आऊंगा, उसके बाद जो एक हल्का सा ऊपर, जैसे ये ग्राफ है ना, ये यहाँ पे सही होता है आंसर, तो यहाँ तक तो आप पहुंच जाते हैं। बस इस यहाँ पे आके आपको जो पहुंचना है, थोड़ा सा जंप मारना है, वो है लॉजिकल थिंकिंग से। ये जंप आपका लॉजिकली ही लग पाएगा, सोचना है, थोड़ा सा सोचना सीखना है, बुरी चीज़ थोड़ी है कोई। 12वां देखते हैं, बटेश्वर हिल बिलारी बिलारी, ये हमें नहीं पता कौन सा किससे मैच कर रहा है, हम निकालेंगे इसको ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से कैसे, कॉमन देखना है। पहला देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये दोनों अलग है, निकाल दो इसको, 50-50 पे आ गए हम। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा सोचना है कि अच्छा इसमें डी तो ऑटो अरेंज हो गया, डी का 1 ऑटो अरेंज हो गया। अब देखना है कि बिलारी कर्नाटक में है या नहीं है, बी का 4 है या नहीं है, बी का 4 है या नहीं है।
तो अब आपको थोड़ा सा मिनरल्स वगैरह काम आएंगे। यहाँ पे आपने जो मिनरल्स पढ़े होंगे इंडिया के, यहाँ पे बिलारी होसपेट रीजन है कर्नाटक में, तो बस बिलारी से ही आपका निकल के जाएगा। बिलारी है कर्नाटक में है, बी का फोर, आंसर इज डी। सोचना है, सोच के मारना है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको एलिमिनेशन तो सीखना ही है, आपको जनरलाइज्ड भी सीखना है। जनरलाइजेशन कैसे कि सपोज आपको ये स्टेटमेंट है, फिर दूसरा स्टेटमेंट है, आपको ये बात पढ़ी, लाइन पढ़ के आपको लग रहा है कि ठीक है यार, खराब तो नहीं है, मतलब बात तो इसने सही बोली है। जैसे बोले कि इंडिया से गरीबी दूर हो जानी चाहिए, तो कौन नहीं चाहता कि नहीं होनी चाहिए, तो बात सही है। अगला है कि इंडिया को एक दिन विकसित भारत बन जाना चाहिए, ये भी बात सही है। तो जनरलाइज सी बात है ये, आप जनरलाइज करना चीजों को और उसको सही मानना। देखिए एक्सेप्शन तो आप देख ही लेंगे, वो रेड फ्लैग तो आपको आ ही जाएगा कि यार ये ऑप्शन पढ़ के मुझे इस पर डाउट हो रहा है। जिस पर डाउट हो वो तो आपका डाउट है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट होंगे आपको पढ़ के लगेगा यार डाउट तो नहीं आ रहा, सही है गलत मुझे नहीं पता लेकिन डाउट नहीं है, तो उसको आप जनरलाइज समझना अपने दिमाग से और उसको सही मान लेना। इसको भी सही मानना, इसको भी है, बहुत है। इनकम और ह्यूमन, देखिए यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात करेगा और उससे इनकम का तो है ही, ठीक है। 14, देखिए इसने पूछा है नॉट करेक्ट। कौन सा पूछा है? नॉट करेक्ट। मैं आपको समझाऊं, बाल्को हमें नहीं पता, इंडाल्को नहीं पता, मद्रास माल्को नहीं पता, हिंदुस्तान ये नहीं पता। इस पे कैसे सोचेंगे आप? आपको इस पे सोचना ही नहीं है। देखिए भारत किसी जगह का नाम, इंडियन यहाँ पे भी किसी जगह का नाम, हिंदुस्तान यहाँ पे किसी, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक एक सिटी का नाम दे दिया इसने, तो भाई यहाँ भी तो सिटी का होता कहीं ना कहीं, यहाँ भी कोई सिटी होती, लेकिन इसने वो नहीं दिया, इसने सीधा एक स्पेसिफिक कर दिया है और पूछा इनकरेक्ट कौन सा है। भाई यही इनकरेक्ट लग रहा है, एकदम उसने ओड वन आउट दे दिया आपको। और देखिए पूछा भी नोट करेक्ट है, इसलिए आप इसको आराम से निकाल लेंगे। वो पूछ लेते हैं ना कि करेक्ट कौन सा है, तब आप फंस जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि इतनी चीजें याद नहीं रहेगी, उसने इसलिए लॉजिकली ऑप्शन फ्रेम किए हैं। जो बच्चे डर गए, डराने वालों के लिए कुछ और है, जो लोग सोच के आएंगे आराम से लगा के आएंगे, ठीक है। 15 पे आते हैं। मैं आपको एक चीज और समझाऊं, जो बड़ी चीज होती है ना वो सही होती है, उसके अंदर सबसेट जो होते हैं वो भी सही होते हैं, लेकिन अगर आपको कभी चॉइस आए कि एक तरफ तो ये इतनी बड़ी बात बोल रहा है, दोनों सही है, दूसरी तरफ ये छोटी बात बोल रहा है, सही दोनों है, तो आप इस पे टिक करके आना बड़ी वाली चीज पे, क्योंकि ये इंक्लूसिव है। जैसे इसने पूछा पार्टी गेट स्कैंडल, तो अब आप सोचना पार्टी गेट है, ये किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा है, ये पार्टी गेट बोल रहा है। तो आपको डाउट होना चाहिए कि अगर ये बोलेगा कि भाजपा से रिलेटेड है, कांग्रेस से है, प्रोग्रेसिव से है, कंजर्वेटिव से है, तो मतलब ये आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है आपके दिमाग को। तो देखिए इसने वैसे ही किया होगा इसमें, ये देखिए कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड, अरे नहीं भाई ये पार्टी के बारे में बात कर रहा है, पार्टी में कुछ भी हो सकते हैं सबसेट, तो ये कंजर्वेटिव की बात कर रहा है, ये गलत हो गया अपने आप में। अगले में बात कर रहा है लेबर पार्टी की, ये भी गलत हो गया। अब आप ए और सी में फंसे, ए और सी में फंसने के बाद आप सोचना कि देखिए स्कैंडल की बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि फंडिंग, इलीगल फंडिंग स्कैंडल ये हो सकता है, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ना है कि इसमें यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा है, इसमें यूएसए दे रखा है, तो यूएसए यूके का कोई मतलब नहीं है, आंसर आपका ए है, लॉजिकली है। कोई इसमें आपको पढ़ा होना जरूरी था? नहीं, बस समझ होनी जरूरी थी। अब 16, मैं आपको बोल रहा था ना कि कहीं आपकी वो नॉलेज टेस्ट करेगा यूपी से स्पेसिफिक, इस बार आप प्रिपेयर होके रहना। इसमें बीएसपी समाजवादी, इसने क्रोनोलॉजी पूछी है, तो देखिए सब में 4-4 है लास्ट में, तो ये तो फोर्थ ऑटो अरेंज हो गया, इसमें तो फिर आपको आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएसपी और समाजवादी, इसका अगर आप यूपी का जब पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो आपका पता चलेगा कि भाई बीएसपी पहले बनी थी 1980s में, समाजवादी 1990s में बनी थी। तो ऑप्शन कैसे होने चाहिए क्रोनोलॉजी में कि पहला पहले आना चाहिए और सेकंड बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सेकंड पहले दे रखा है, ये गलत हो गया, इसमें भी सेकंड फर्स्ट से पहले, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास बचा बी और सी, ठीक है, बी और सी बचा, तो फर्स्ट और सेकंड इसमें दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दे रखा है, तो अब आपको इसमें से चॉइस है आपके पास, इसमें से आप कुछ भी टिक कर सकते हैं। आपने इसका मतलब वैसा ही सोचा जैसे सब लोग सोच रहे हैं, आप इस पर कुछ भी टिक करके आएंगे, आपका ज्यादा चांस है कि आप सही वाला टिक करेंगे, लेकिन अभी अगर आप टिक करेंगे तो इसको गलत करेंगे। ये आपका सही कब होगा? जब आप मेरे साथ जुड़ के सितंबर तक पहुंचोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं भाई इसमें देखते ही मुझे सही मार देना था कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। सी वाला सही था, लेकिन ये मैं आपको अभी ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि एक साथ में सारी चीजें दूंगा तो वो फिर
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो वैसे नहीं करना है मुझे, लॉजिकली आराम आराम से धीरे धीरे आपके दिमाग में फीडिंग करनी है। ठीक। अगला है कि एडमिशन के लिए, ये तो सिंपल सा था, CUET चल रहा था, अभी भी न्यूज़ में है, इस पे ये तो आपको आराम से टिक कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 18th में देखना है, देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं, अगर ये उस टाइम पे करंट में था, जो कि न्यूज़ में था, तो आपको इसको टिक मार सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको छोड़ लें। जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना आपको स्किप करने होते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन था, स्किप करना, इससे आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, और ना ही इससे आपका रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन किससे होता है? जो कॉमन क्वेश्चन जो सब सही करते हैं, आप जब उनको गलत करके आते हो, वहां से आप लिस्ट से बाहर होते हो। ये क्वेश्चन किसी को ना सेलेक्ट करा सकते हैं, ना रिजेक्ट करा सकते हैं, क्योंकि आप इसको एक को सही मान लोगे, इसके चक्कर में आपने इतना सारा टाइम अपना कहीं और दिया होगा, जो आप जो कॉमन से क्वेश्चन है वहां गलती करके आओगे फिर। ठीक है, 19th पे आते हैं। 19th पे भाई क्या लॉजिक है, इसको समझिए। बैटल वैटल पूछी हुई है इसमें सब, याद नहीं रहेगा आपको कि भाई कौन सी बैटल पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 इसने तो पूछ लिया, फर्स्ट में किसी में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ आइडिया नहीं आ रहा। आपको लास्ट वाले से कुछ आइडिया आ रहा है, 2 3 1 1, हाँ तो 1 1 कॉमन है, इन दोनों को एलिमिनेट करो सबसे पहले, ऊपर वालों को। नीचे वाले दोनों में 1 1 है, इस पे आप एक टिक मार दीजिए, लेकिन वो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको सोच के टिक मारना है। सोच के कैसे टिक मारना है, ये देखिए, इसमें बैटल की बात की है, लड़ाई की बात की है, इधर भी लड़ाई की बात कर रहा है, इधर जीत की बात कर रहा है, इसमें लेकिन देखिए स्पेसिफिक हो गया है कि नियर बनारस। भाई ये बोल देता ना कि डिफीट ऑफ सुजा इन बनारस, या फिर डिफीट ऑफ सुजा, जैसे इन सब में पूछा हुआ है, या डिफीट इन बनारस, नियर बनारस, इसने स्पेसिफिक एडजेक्टिव एक दे के उस पर जोर दिया है कि आप, ये हिंट है, ये वाला हिंट है, इसको मैं ग्रीन से करता हूँ, ये हिंट है, इसको आपने पकड़ना है और इसी से आंसर पे आना है। तो ये यहाँ रख के तो आपका आंसर आएगा नहीं, अगर ये पहला वाला आप रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। वो यही कराना चाह रहे हैं आपसे। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है, इसको अभी छोड़ दीजिए, धीरे धीरे मैं आपको बस बाद में याद दिलाऊंगा कि मैंने एक बैटल वाला ऐसा क्वेश्चन कराया था, उससे लिंक करके आप देखना। ठीक है, नेक्स्ट 19th, ये 19 तो सॉरी कॉमन ही हो गया। अगला है केबुल लामजाओ, ये सिंपल सा है, ये डल JNK में, आपको पता होगा, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, वुलर JNK लोकटकी था। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अगला 21वां क्वेश्चन है लॉजिक। अब आपको सोचना नहीं है, मारो इसको, हटाओ पहले, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन इन दोनों में है, A का 3 है, ऑटो रेंज है, बात खत्म। अब बचा C का 1 हो रहा है, तो C का 1 अरेंज कर दो, खुद से ही हो गया। तो अब आर्टिक में सोचना है आपको कि आर्टिक में प्यूर्टो रिको ट्रेंच है या अटलांटिक में है। तो आपने अगर वर्ल्ड मैपिंग की होगी तो ये USA का मैप है, ये यूरोप का है, यहाँ पे ये सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में, जहाँ पे कैरिबियन आइलैंड है, यहाँ पे ये सब बहामास, प्यूर्टो रिको, ठीक है, ये सब पड़ते हैं। तो ये अटलांटिक ऑप्शन है पूरा अपना, अटलांटिक से मार देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 21 का B हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको सोचना सीखना है, कैसे सोचना है वो मैं आपको धीरे धीरे बता ही रहा हूँ। कैग की रिपोर्ट कौन एग्जामिन करता है, सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर इसको कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, गलत करके आओगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये क्वेश्चन आपने गलत किया ऐसे, तो आप लिख के ले लीजिए, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन ही नहीं होगा प्री में। आप चाहे कितने ही टफ क्वेश्चन सही करके आ जाना, अगर ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपने गलती की, तो उसकी कोई पार्डन आपको कर ही नहीं सकता। ठीक है, कोई मर्सी भी नहीं है उस पर। अगला देखिए, ग्लोबल बिजनेस सिटीज के बारे में पूछा है, ये टफ है, लेकिन इजी क्या है, इजी है इसके ऑप्शन। अब देखिए, पेरिस, लंदन, ये ऐतिहासिक सिटी है, हिस्टोरिकल सिटीज है, बड़ी सिटीज है। अब जो नई सिटीज बनी है, जैसे हांगकांग है, सिंगापुर अगर ऑप्शन में आए, दुबई ऑप्शन में, ये बिजनेस मॉडल पे बनी है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए है। तो इनके चांस ज्यादा है होने के, रादर कि इनके, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, पेरिस, लंदन के। सिंपल सा है, हांगकांग कंफ्यूज आपको उसे करना होता तो इसके साथ सिंगापुर ऑप्शन में डालता, और अगला ऑप्शन होता है दुबई, तब आप कंफ्यूज होते, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना था। ठीक है, वैसे करंट अफेयर का पार्ट था, हम ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी। 24 पे आते हैं, इनमें से बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। देखिए, वुड, गोबर, कोल, ये आपको लगभग एक जैसे रिजेंबल कर रहे होंगे कि भाई लकड़ी का, गोबर, ये सब नीचे जाएंगे, बायोमास से क्रिएट होंगे। कोयला भी, CBG हम यूज करते हैं, कोल बेड, ओ सॉरी कोल गैस बायोफिकेशन कुछ करके है। ठीक है, सॉरी कोल बेड बायो गैसिफिकेशन। ठीक, तो ये कोयला, लकड़ी, गोबर, ये सब सिंपल है। ये क्या है, ओड वन आउट है, परमाणु ऊर्जा। देखिए सब में क्या है, सब में नाम दिए हुए हैं कि ये गोबर है, ठीक है, ये लकड़ी है, ये कोल है, इसमें ऊर्जा दे रखा है, ये
उसने हिंट ही दे रखा है, सीधे टिक मार देना इसको। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन मतलब CH4। अब देखिए अगर इस कार्बन से ग्रीन हाउस गैस हो रही है, ये है कि ग्रीन हाउस गैस जनरेट हो रही है, ये इफेक्ट कर रहा है, तो ये वाला भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, सभी करेंगे। बचा कौन सा, आर्गन, टिक मारो, बात खत्म। तो ऐसे हम एडवांस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक या सब्सक्राइब डिसलाइक करके बता सकते हैं, जो भी आपको करना है, मर्जी है आपकी। कमेंट सेक्शन में लिखना, अपना फीडबैक देना, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।